जैविक खेती। तो आज हमारे साथ आदरणीय श्री ओंकारनाथ भाई साहब, जिला पलामू, झारखंड से है। और ओंकारनाथ भैया जी बहुत सुंदर खेती करते हैं। और रोज हमारे योगाहार कार्यक्रम के सदस्य भी है, जुड़ते हैं। तो आज वो आप सबको जैविक खेती और एफपीओ के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे हम गट करें और कैसे एफपीओ को आगे और प्रचलित करें। जी ओम, धन्यवाद। सॉरी, आ जाइए और आपका स्वागत है जी। जी जी, पूरे सदन को प्रणाम, नमस्कार। और आज की योग शिक्षिका बहन नीरज दीदी योग के साथ साथ भजन भी सुनाए, सुंदर भजन, मन प्रसन्न हो गया। बहुत सुंदर लगता है इस मंच पर आ और योग भी कर लेते हैं, भजन भी हो जाता है, सारी चर्चाएं भी हो जाती है। तो पुनः सदन को नमस्कार। आइए एक बार ओम को उच्चारण के साथ हम अपनी बात को रखेंगे, अपने विचार को आपके सामने रखेंगे। सभी लोग एक बार ओम को उच्चारण करें। सबसे पहले मैं धन्यवाद दे दूं इस योगाहार के संचालनकर्ता जो बहने भाई लोग इसको संचालन कर रहे हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रही हैं। रजना दीदी नित्य प्रति लगे रहती हैं इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए, प्रतिदिन नए एक शिक्षक को, मुख्य अतिथि को ढूंढती हैं। तो बहुत बहुत आपको शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सर जी, मुनीलाल भैया जी, दुबे सर जी, भट्ट सर जी, अपने भुवनेश्वर राय सर जी, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। सारे किसान जिसमें प्रोग्रेसिव किसान है इसमें योगदान दे रहे हैं। और बहुत बड़ा भगवत कार्य इस योगाहार मंच के माध्यम से चल रहा है। योग के साथ साथ आहार का कार्यक्रम भी चल रहा है। दोनों चीज हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। और हम पुनः पुनः पवन सर के या मुनीलाल भैया जी को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि इस आहार का कैसे उनके दिमाग में कंसेप्ट आया। योग तो चल रहा था, यहाँ आहार कैसे कैसे इसमें आ गया। तो बड़ा एकदम ये सटीक शब्द है। और इसके माध्यम से हम दोनों जो हमारा जो सनातन संस्कृति था, आर्थिक रूप से हम समृद्ध थे और आध्यात्मिक रूप से हम समृद्ध थे। और इस दोनों समृद्धि को प्राप्त करने के लिए योग और आहार, योग से आध्यात्मिक उन्नति और आहार से आर्थिक उन्नति दोनों संभव है। एक आर्थिक उन्नति का उद्योतक है आहार, और योग जो है आध्यात्मिक उन्नति का द्योतक है। तो पुनः एक अभी जो माहौल चल रहा है, अभी एक भागवत एक परिवर्तन का बेला चल रहा है। अभी हमें थोड़े थोड़े प्रयास करने हैं। एक बहती गंगा, जैसे एक होता है कि बहती गंगा में चलना, तो उसमें थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। तो ये भगवत कार्य जो चल रहा है अपने भारत में, नवजुग का ये परिवर्तन हो रहा है, नवजुग आ रहा है। और इसमें हम लोग सहभागी बन रहे हैं छोटे छोटे रूप में। तो बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा और हमारे जीवन में ही परिवर्तन लाएगा। हम थोड़े से पुरुषार्थ करके अनगिनत लाभ ले सकते हैं। परिवर्तन तो होना सुनिश्चित है, ये तो प्रकृति का नियम है। और ये सौभाग्य भारत को मिला है। पूरे विश्व को नेतृत्व करने का सौभाग्य भारत को मिल रहा है। पहले भी नेतृत्व किया था, विश्व के कालखंड में थोड़ा सा व्यवधान हुआ, आक्रमणकारियों के द्वारा हमारे संस्कृति पर प्रहार किया गया, हमारे आर्थिक उन्नति पर प्रहार किया गया, और जिसका दुष्परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। तो वही संस्कृति, वही धर्म सर्वोच्च हो सकता है जो पूरे विश्व को साथ लेके चले। हम अकेले साथ चलेंगे तो नहीं होगा, सबको साथ लेके चलना होगा, तभी समानता आएगा, समृद्धि आएगा
और पूरे संसार में शांति स्थापित होगा, सब कोई आगे बढ़े। मैं नहीं कहता हूं, मेरा संस्कृति नहीं कहता है कि हम सिर्फ वैभवशाली बने, पूरा संसार वैभवशाली बने। और जो मानव का जो मुख्य लक्ष्य है अपने आत्मा का उत्थान करते हुए, और अंतिम जो लक्ष्य होता मानव का, उसको पाना, आत्म समृद्धि को पाना, भगवत को प्राप्त कर लेना, ये मानव का लक्ष्य है। और इसी उद्देश्य को अपने आत्मोन्नति करते हुए संसार को उन्नति करना, ये हमारा जो उद्देश्य है, भारत का संस्कृति रहा है, इसी पर हम चल रहे हैं। और ये कार्यक्रम, योगाहार कार्यक्रम, इसमें बहुत बड़ा रोल निभाएगा। दोनों लक्ष्य की हम प्राप्ति इसमें कर रहे हैं। तो आज जैसे कि रंजना जी ने बताया है कि हम जैविक खेती पर चर्चा करूं, और एपीओ मैंने बनाया है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपना जानकारी दूं। उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने योगाहार मंच के सामने हम रखूं, क्योंकि मैंने एपीओ जो निर्माण किया है, आज इसी योगाहार मंच से प्रभावित होकर विभिन्न जो वक्ता आते हैं उनसे प्रेरणा लेकर हमने एपीओ गठन किया। मन में विचार तो थे कि कुछ करना है अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है, लेकिन ये जैविक खेती में कैसे आगे बढ़ना है, एपीओ के माध्यम से हम किसानों का कैसे उन्नति कर सकते हैं, समृद्धि कैसे ला सकते हैं, ये आज योगाहार मंच से हमको प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। इस योगाहार मंच को जो चला रहे, संचालन कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं अपने समय निकाल करके, तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। एक ऐसा मंच आपने दिया है कि बैठे बैठे हमने प्लानिंग बनाया था, योजना बनाया था कि हमें खेती बाड़ी में करना है तो हमको पूरे घूमना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी चीज है। जब तक घूमे हुए जानकारी नहीं मिलता है, किताबों का अध्ययन करना, किसानों जो अच्छे अच्छे किसान हैं उनकी 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 जो कार्यों को देखना, वो क्या अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इसके लिए घूमना पड़ता है। लेकिन बीच में कोरोना काल आ गया, फिर हम उसको हम नहीं घूम पाए। लेकिन एक हार मंच ने हमको अवसर दिया है कि बैठे बैठे सभी महानुभावों से, इतने बड़े बड़े महानुभावों से उनका विचार सुनने को मिल जाता है। वो जो काम कर रहे हैं उनका सारा एक्सपीरियंस, अनुभव हमको बैठे बैठे मिल जा रहा है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। सबसे प्रतिदिन मुलाकात हो जाता है, योग हो जाता है, भजन हो जाता है, सुंदर सुंदर विचार सुनने को मिलते हैं। तो मैं चर्चा करूं अब आगे चल के, मैं एपीओ तो 15 फरवरी 2023 को हम अपना एपीओ का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, और 28 अप्रैल को अपना कार्यालय का उद्घाटन किए। मैं पहले बता दूं कि जो ऐसे तो सबको जानकारी है ही कि एपीओ क्या है, और इस एपीओ से किसान कैसे जुड़ सकते हैं, और क्या क्या एपीओ का लाभ है, कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है एपीओ। तो ऐसे सबको जानकारी, जो जो नए अथवा जानकारी जिनको नहीं है, थोड़ा सा हम अपने इसके बारे में अनुभव अपना रखना चाहता हूँ। ज्यादा लंबा अनुभव नहीं है, थोड़ा सा अनुभव है। अभी 1-2 महीना काम करते हुए इसमें हुआ है, अभी अपने सदस्यों को जोड़ना प्रारंभ किया हूँ। तो मैं बता दूं पहले कि एफपीओ क्या है, थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में इसका नाम हो गया। इसको या फिर दूसरे रूप में इसको हम जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसका ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर कंपनी बन जाता है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इसी को बोलते हैं फार्मर उत्पादक संगठन, किसान उत्पादक संगठन। तो ये भारत सरकार की योजना है। जैसे कि हम सभी लोग सुनते थे, मोदी जी का बार बार बोलते हैं, टीवी पर आते हैं, किसानों के लिए हम किसानों का इनकम, आमदनी दोगुना करेंगे, 2022 तक दोगुना करेंगे। कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मोदी जी का नियत साफ है। वो करना चाहते हैं, किसानों को उन्नति करना चाहते हैं, भारत को वैभवशाली बनाना चाहते हैं। और वैभवशाली भारत का निर्माण करने के लिए बिना किसानों का आर्थिक समृद्धि, किसानों की, मजदूरों की आर्थिक समृद्धि बिना भारत वैभवशाली नहीं बन सकता है। और इसी उद्देश्य से मोदी जी ने कृषि कानून लाया था। दुर्भाग्यवश कुछ नेताओं ने अपना राजनीति चमकाने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए उस कानून को काल के गाल में समा दिया,
उस पर रोक लगा दिया। उस कानून से बहुत सारे छोटे छोटे किसानों को लाभ मिलने वाला था, लेकिन कुछ नेताओं ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उसको नहीं लागू होने दिया। तो खैर, मोदी जी हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे। और इसी योजना के तहत जो दूसरी योजना है मोदी जी का, एफपीओ योजना, किसान उत्पादक संगठन, पूरे देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना है। और 10,000 एफपीओ, हर ब्लॉक में एक एक एफपीओ को बनाया जाना है। एफपीओ निर्माण का कार्य भारत सरकार अपनी संस्थाओं को, जिसमें नाबार्ड है, नेफेड है, इन संस्थाओं को बनाने का जिम्मेवारी दे दिया, एफपीओ बनाने की जिम्मेवारी। और ये नाबार्ड नेफेड भी कुछ कंपनियों को जिम्मा लगा दिया है कि आप जो है किसान उत्पादक संगठन बनाएं और इसका संचालन करें, देख रेख करें, और किसान अपनी आर्थिक समृद्धि, अपना जीवन में परिवर्तन लाए। तो ये तो हो गई भारत सरकार की योजना। अब इसमें इसका नियम क्या है, एफपीओ में जुड़ने का नियम क्या है इसका, और इसमें किसान का क्या क्या लाभ हो सकता है। तो पहले ही बात है कि जो अब तो एफपीओ बन गया ब्लॉक में, अगर जिनके प्रखंड में एफपीओ नहीं बना है तो फिर वो अपन नाबार्ड से, नेफेड से संपर्क करें, और वहां से संपर्क करके ये अगर उनके प्रखंड में नहीं बना तो इसके बारे में चर्चा करके फिर नेफेड का अपना एफपीओ का निर्माण करें। इसमें 10 मेंबर को शुरुआत में रजिस्ट्रेशन समय लेना रहता है। 10 किसान इसमें, सक्रिय किसान इसमें जुड़ते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाते हैं। ऐसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 में से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चयन होता है, जो अकाउंट का संचालन करते हैं। और इसमें फिर आगे का इसमें प्रावधान रहता है कि अगर कोई बीओडी बोर्ड मेंबर अगर अच्छे से काम नहीं करते हैं तो फिर इसमें जो किसान फिर बाद में जुड़ते हैं उनको वोटिंग राइट रहता है कि अध्यक्ष, सचिव का चुनाव करके फिर हम चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। नेफेड के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से अपना एफपीओ का जिस ब्लॉक में निर्माण हुआ निर्माण कर सकते हैं। और जिस ब्लॉक में निर्माण हो गया है उसमें जोड़ने के लिए, उस एफपीओ में जुड़ने के लिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और जमीन का रसीद का एक फोटोकॉपी इसमें देना रहता है, ताकि आपकी पहचान हो कि हम किसान हैं। ऐसे तो जिनके पास जमीन नहीं है वो भी किसान है, वो भी बटाईदारी खेती करते हैं तो वो भी किसान है, गोपालन कर रहे हैं वो भी किसान है, अन्य पशुपालन कर रहे हैं वो भी किसान है, तो वो भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से अपने उसमें, और इसमें कुछ शेयर मनी जमा करना रहता है। 500, कहीं कहीं 500 रुपये लोग रखते हैं, कहीं 1,000 रुपये रखते हैं, कहीं 2,000 रुपये रखते हैं। तो इस तरह से शेयर मनी जमा करके हम एफपीओ के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो भी एफपीओ की योजनाएं चल रहे हैं उसमें हमको लाभ मिल सकता है। अब इसमें क्या क्या लाभ है एफपीओ का, ये तो जुड़ने का नियम हो गया। अब जुड़ने के बाद किसान को क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो पहला लाभ तो ये मिल जाएगा कि अगर आप एफपीओ में जुड़ जाते हैं, इसके सदस्य मेंबर बन जाते हैं, तो आपको जो भी योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसमें आपको प्राथमिकता के आधार पर आपको प्रेफरेंस मिलता है। पहले एफपीओ को पहले उसको मिलेगा, तभी बाकी किसानों को मिलेगा। जैसे कि केसीसी की योजना है, पीएम किसान की योजना है, बीमा है, सुखाड़, आदि आदि योजनाएं सरकार की चलते रहती हैं। तो सब पहले एफपीओ की सब सारी योजनाओं का लाभ पहले एफपीओ को मिलेगा, उसके बाद फिर बाकी फिर दूसरे सदस्यों को मिलेगा। तो पहले तो जुड़ जाने से फायदा हो गया। अभी ये सरकार की योजनाएं चलता है तो क्या होता है कि उसमें कुछ कुछ किसानों को 5-10% किसानों को ही लाभ मिल पाता है। केसीसी की योजना है, बहुत सुंदर योजना है, उसमें कृषि लोन मिलता है। तो उसके माध्यम से किसान अपनी जो कृषि संबंधित आवश्यकता पूरी करते हैं, या और आगे की योजना उसको खेती संबंधित आगे की योजना बढ़ाते हैं। तो ये बहुत अच्छा केसीसी की योजना है। लेकिन होता क्या है कि जो एक्टिव किसान है, थोड़ा सा सक्रिय किसान है, वो ब्लॉक दौड़ते हैं, जाते रहते हैं, बैंक जाते रहते हैं, तो इस योजना का लाभ ले लेते हैं। लेकिन करीब 80-90% किसान इससे वंचित रह जाते हैं। लेकिन अगर एफपीओ से आप जुड़ जाते हैं तो सरकार के नजर में आप आ जाते हैं कि एफपीओ कितना मेंबर है, एफपीओ के नजर में आप आ गए, सरकार के नजर में आ गए, तो आपका काम आसानी से हो जाता है। आपको आसानी से फिर जैसे कि बैंक वाले भी अप्रोच करते हैं, सरकार, राज्य सरकार अप्रोच करता है एफपीओ को कि भाई आपके मेंबर
आपके एपीओ में कितने किसान हैं जिनको केसीसी नहीं हुआ है, कितने ऐसे किसान हैं जिनका पीएम किसान की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है या और योजना का लाभ नहीं पा रहा है। तो सारा रिकॉर्ड जैसे एपीओ के माध्यम से बैंक को और भी प्रखंड के अधिकारी को जानकारी मिल जाता है, और उसके माध्यम से किसान को बिना दौड़ धूप किए हुए योजना का लाभ मिल जाता है। पहली लाभ तो ये हो गया। दूसरी लाभ हो गया कि इस आपके इस एफपीओ के जब मेंबर बन गए तो एफपीओ को बिजनेस करना है। सरकार का इसमें उद्देश्य है, फंडा है कि किसानों का आमदनी को डबल करना है। जो मोदी जी बोलते हैं तो किसान का आमदनी कैसे डबल होगा, तो इसका सबसे बड़ा जो मुख्य चीज है यहाँ पर एक समझ में आता है, अगर किसान जो है उत्पादन करे, उसका प्रोसेसिंग करे और उसका मार्केटिंग करे, तो फिर किसान का आमदनी बढ़ सकता है, निश्चित रूप से बढ़ेगा। क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि जब कोई किसान धान की खेती करता है, पैडी की खेती करता है, तो 4 महीने मेहनत करता है, तब जाकर उसको 1 रुपया 2 रुपया उसको किलो पर फायदा मिलता है। वही उसको गांव का बनिया उसको उठाता है किसान के पास से, एक दिन में 1 रुपया कमा जाता है। फिर आढ़तिया है, शहर का आढ़तिया है, वो वहां से अपना माल को उठाता है, मिल राइस मिल वाला कर देता है, तो वो एक दिन में 1 रुपया 2 रुपया कमा जाता है। फिर राइस मिल उसको प्रोसेसिंग करता है, चावल बनाता है, और वो फिर वो होलसेलर को दे देता है, तो तुरंत एक दिन में वो 1 रुपया 2 रुपया कमा जाता है। फिर होलसेलर उठाता है रिटेलर को, वो रिटेलर को देता है, फिर वो 1 रुपया कमा जाता है। फिर रिटेलर उठाता है पुनः फिर किसान को, उसी वही चावल फिर हमारे बीच में आता है, और फिर रिटेलर 1 2 रुपया 4 रुपया कमा जाता है। तो किसान अब यहाँ पर है, किसान 4 महीना जो बैठे रहते हैं खेती करने के बाद, उनके पास कोई काम नहीं रहता है। अगर वो किसान खुद जो है कि उत्पादन करे, उसको प्रोसेसिंग करे, यानी कि मिलिंग करे, उसका चावल बनाए, उसका गेहूं का आटा बनाए, दाल का रहर मूंग मसूर आदि का दाल बनाए, मिक्सचर बनाए, और भी जो सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसका निर्माण करे, तो फिर किसान का समृद्धि का नजर आता है कि हाँ, इस बीच के जो मार्जिन है किसान के हाथ में चले जाएगा। और फूड, मेरा तो मानना है कि फूड आधारित जितने भी बिजनेस हो किसानों के हाथ में होना चाहिए। ये छोटे छोटे जो आपको जो मिक्सचर बनते हैं, बिस्किट बनते हैं, तरह तरह के फूड आइटम बनते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें लगा हुआ, क्या जरूरत है? ये तो जीरो जीरो टेक्नोलॉजी वाला चीज है। ये आसानी से किसान अपने यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट बैठा के इसको आप प्रोसेसिंग करके उसको मार्केटिंग कर सकता है। अब यहाँ पर किसान, अब यहाँ पर अब बात उठता है कि किसान प्रोडक्शन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, क्या क्या करेगा। इसी समस्या को दूर करने के लिए एपीओ बनाया गया है। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग की बात आता है तो अब एक किसान, अब हर घर घर राइस मिल बैठाना संभव नहीं है। अब इसमें एपीओ जब बन गया तो आप आसानी से सारे किसानों का एक जगह राइस मिल खुल गया, तो सारे किसानों का धान का उसका छटाई कुटाई छटाई हो जाएगा, वहीं पर पैकेटिंग हो जाएगा, और फिर वहां से फिर जहां जहां देश भर से डिमांड होगा तो फिर वहां सप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ किसान को कुछ बहुत काम आसान हो गया। अब उनको सिर्फ उत्पादन ही करना है, और वो प्रोसेसिंग मार्केटिंग काम में हेल्प के लिए ये क्या करेगा, एपीओ काम करेगा। एपीओ का सारा पास व्यवस्था रहा है। एपीओ डिमांड करेगा सरकार से कि भाई मेरे यहाँ धान की खेती होता है, गेहूं की खेती होता है, या ये अमुक फसल का खेती होता है, इसका प्रोसेसिंग प्लांट हमको दिया जाए। अब सरकार के पास, हम गवर्नमेंट पास डिमांड करेंगे अपने नाबार्ड के माध्यम से, नेफेड के माध्यम से, अपने सीबीबी के माध्यम से। अब वहां से सरकार, इसमें प्रावधान, सरकार के यहाँ से प्रावधान है कि उसमें 35% 40% का जो डिस्काउंट आता है, सब्सिडी आता है, उसका लाभ अब यहाँ पर एपीओ को मिल जाएगा। अब दूसरी इसमें समस्या होता है कि जब कोई प्रोसेसिंग प्लांट बैठाने की जब बात आती है तो सबसे बड़ा समस्या होता है, व्यक्तिगत रूप से हम प्लांट बैठाने जाते हैं तो समस्या हो जाता है कि उतने हैवी पूंजी लगना है, तो वो व्यक्तिगत रूप से उनके पास उतना पैसा है नहीं, तो फिर बैंक के पास जाना है, और बैंक के पास जाना है तो फिर गारंटी देना है, और उतना गारंटी मिल नहीं पाता, तो फिर किसान क्या होता है कि वो प्रोसेसिंग यूनिट गांव में बैठा नहीं पाता है। अब यहाँ पर वहां पर एपीओ का समाधान है, और सरकार यहाँ पर गारंटी लेने के लिए तैयार है। जो मुख्य समस्या आ रहा था गारंटी के लिए, अब सरकार यहाँ गारंटी लेने के लिए तैयार है कि अब जो भी लोन पास होगा वो गारंटी सरकार लेगा। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का लोन का गारंटी सरकार उठाएगी। बहुत बड़ा समस्या सरकार यहाँ दूर कर दिया। दूसरा लाभ हो गया कि आपको सब्सिडी मिल गया। अब इसमें मात्र एपीओ को कितना लगाना है, 10% लगाना है। सपोज मान ली कि 1 करोड़ के कोई प्रोजेक्ट है, तो उसे मात्र एपीओ को 10 लाख रुपया लगाना है। अब 10 लाख आराम से एपीओ दे सकता है, क्योंकि एपीओ के पास भी पूंजी हो गया है, जो किसानों से मेंबर शुल्क लिया जा रहा है,
1,000 रुपया कर करके। तो फर्स्ट में इसका टारगेट मिलता है, एपीओ को मिलता है कि 300 किसान को जोड़ना है। तो 300 किसान में यानी कि 1,000 का मतलब 3 लाख रुपया जमा हो गया बैंक में। तो 3 लाख इसमें सरकार भी दे दिया। फिर नेक्स्ट फेज में 600 किसान को जोड़ना है, तो 6 लाख किसान से आ गया, 6 लाख सरकार इसमें डाल देता पैसा। इस तरह से 1500 किसान जोड़ने तक 15 लाख रुपया किसान से जमा हुआ और 15 लाख सरकार दे दिया। अब एपीओ के पास 30 लाख पूंजी हो गया। अब इस 30 लाख पूंजी उसको रनिंग पूंजी हो गया। इसे अपने स्टाफ को मेंटेन करना है और ऑफिस खर्चा मेंटेन करना है, ये सब सारी चीजें हैं। अब उसके बाद जो प्रोसेसिंग प्लांट बैठाना है, तब इसके लिए अलग से फिर सरकार अलग से व्यवस्था करेगा, अलग से लोन की व्यवस्था, सब्सिडी की व्यवस्था, ये सब करेगा। तो इस तरह से इसका एपीओ का प्रोसेस है। और इस तरह से किसान एपीओ से जुड़कर काफी लाभ ले सकता है और आत्मोन्नति कर सकता है, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। और बिना किसानों की आर्थिक समृद्धि के देश समृद्धि नहीं हो सकता है। इसलिए अब हम सब पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अब हम मोदी जी की योजना, स्वामी रामदेव जी की योजना, एक जैविक क्रांति, आर्थिक क्रांति देश में लाने की हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिला है। हम सभी किसान भाई इस जिम्मेवारी को बखूबी निभावें और भगवत कार्य करते हुए अपने देश को आर्थिक समृद्धि प्रदान करें। इस भगवत कार्य में अपनी भूमिका निभाएं, तो फिर हम अपना को धन्य मानेंगे, अपने आप को सफल जीवन हम बना पाएंगे। तो इस तरह से एपीओ योजना बहुत सुंदर योजना है। किसान सभी से निवेदन करेंगे, सभी से एपीओ योजना से जुड़े। जिनके प्रखंड में नहीं बना है तो अपने एपीओ का निर्माण करें, और बन गया है तो उससे जुड़े। और घर घर में फूड प्रोसेसिंग का यूनिट चालू हो। अब जरूरत है इसमें महिलाओं को, घर की महिलाएं बहनें खाना वाना बना के बैठी रहती हैं, इधर उधर की गप्पे मारते रहती है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, इधर उधर खाली मन शैतान का कहा गया है। इधर उधर के बातें होता है तो फिर वो क्या होता है, कुछ वो बोला कुछ वो बोला तो फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। दिन घर भर तरफ क्यों महिलाएं देख काम लिया ओमकार नाथ जी जी, इधर क्यों देख लिया है आपने? जी 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 घर तरफ जी। ऐसा नहीं, घर के लोग सुन रहे हो तो। तो अब ये हो जाता, समस्या होता। तो अगर घर की महिलाओं को, बहनों को अगर ये फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण मिल जाए, किसान उत्पादन करे, इसमें इसका फंडा यही है, किसान उत्पादन करे खेत में, और माताएं बहनें उसका प्रोसेसिंग के काम संभालें। खाना पीना खाना पीना बनाने के बाद 1-1 घंटा का काम रहता है। आप सुन लीजिए सभी लोग, जो भी बहनें जुड़ी हुई हैं, आप लोग दिन भर खाना बना नहीं, ज्यादा समय नहीं लेना है। 1-1 घंटा का सुबह शाम का काम है, 1 घंटा में अपना खाना को निपटाइए और उसके बाद फिर फूड प्रोसेसिंग में आप भिड़ जाइए। बहुत घर में बहुत सारा फूड प्रोसेसिंग का काम होता है। हम लोग अपने घर में अचार, पापड़, अदौरी, मेरे यहाँ पलामू में अदौरी चलता है, अदौरी, कढ़ौरी, ये सब चिप्स, ये सब चलता है। पता नहीं रंजना दीदी के यहाँ अदौरी कढ़ौरी चलता है कि नहीं चलता है, मेरे यहाँ तो बहुत है, चलता है। तो इस तरह का जो घर में जो हम खाने के लिए बनाते हैं, बस उसी को आगे बढ़ाना है। अभी शहर के बहने के यहाँ काफी डिमांड है, लोग मांग करती है कि घर का बना हुआ हमको अचार दे दो, अदौरी दे दो, चिप्स दे दो, और आदि आदि ये सब दे दो। अभी जब काला राइस का जब अभी मार्केटिंग कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ शहर के यहाँ के शहर में जो बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ भी जाते हैं हम, तो वहां से काफी डिमांड हो रहा है कि भाई घर का वाला आटा दे दो, और ऑर्गेनिक वाला है तो कहना ही नहीं है, उसका तो फिर सोने पे सुहागा। तो घर का सारा चीज दो, तो इनके यहाँ डिमांड काफी है। तो हम शुरुआत करें, अपने अपने घरों से शुरुआत करें, जो आप खाने की बनाते हैं उसी को थोड़ा सा मात्रा को बढ़ा दें। जो भी घर का आइटम बनाती हैं, अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा बनाती हैं, उसका थोड़ा सा मात्रा को बढ़ाना है। अब थोड़े थोड़े से स्टार्टिंग करिए, घर के अगल बगल से प्रचार करना शुरू करिए, शहर के लोगों को देना शुरू करिए। आपका देखते देखते जैसे कि आपका एक्सपीरियंस, अनुभव बढ़ेगा, और आपका देखिएगा कि फिर आप अच्छा अर्निंग करने लगेंगे। तो घर बैठे काम हो जाएगा, कहीं आपको जाना नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सभी बहनों को आप लोग लीड भूमिका निभाएं इसमें, और फूड प्रोसेसिंग का एक काम शुरू कर दें। और धीरे धीरे करके अब सरकार इसमें सहयोग कर रही है। स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को सरकार इसीलिए JSLPS, हमारे यहाँ JSLPS चलता है, और समूह समूह की योजना पूरे देश भर में चल रहा है, महिला समूह की योजना। और महिला समूह का योजना का यही उद्देश्य है कि कुछ महिलाएं थोड़े थोड़े पैसे जमा करती हैं बैंक में,
और जितना जमा होता है उतना सरकार भी दे देती है, और इसका उद्देश्य है कि जो भी पैसा हुआ उस पैसे से बिजनेस शुरू करना है, घर आधारित, खेती आधारित बिजनेस करना है, घर आधारित बिजनेस शुरू करना है। तो फिर उसमें क्या है कि आगे महिलाओं को अच्छा रोजगार मिल सकता है, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं भारत को। और जो छोटे छोटे विदेशी कंपनियां जो बना रही है छोटे छोटे आइटम, जीरो टेक्नोलॉजी वाली चीजें बना रही है, क्यों बनाए विदेशी कंपनियां? वो सब हम बनाएंगे, हम किसान बनाएंगे। हम सिर्फ खरीदने के लिए बैठे हुए नहीं गांव में, हम विक्रेता भी बने, तभी गांव की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगा। हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जैसे कि देश स्तर पर बोला जाता है कि आयात निर्यात समतुल्य होना चाहिए, तो उसी तरह से अपने गांव को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितने आइटम हम बाहर से खरीदते हैं उतना हमारा गांव से बिक्री भी होना चाहिए, सेल भी होना चाहिए, तभी संतुलन होगा, तभी समृद्धि होगा। तो इस तरह से हम अगर काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। हम लोग रोजगार के लिए हमारे गांव से लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं। तो ये फूड प्रोसेसिंग आधारित और भी तरह तरह का, जिसका जैसे भी आपके अनुकूल वातावरण हो, जलवायु हो, आपके जैसा वहां पर डिमांड हो, उस हिसाब से फूड प्रोसेसिंग का काम, अन्य उद्योग का काम हम गांव में स्थापित कर सकते हैं। और जब गांव में उद्योग स्थापित होंगे तो गांव से पलायन रुकेगा। सरकार इसे लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर रही है, तरह तरह की योजनाएं चला रही है, मनरेगा योजनाएं चला रही है, लेकिन सही नियत से गांव के लोगों को जगना पड़ेगा। इसमें सरकार योजना तो चला रही है, लेकिन गांव वाले उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। गांव में कोई भी योजना आता है तो लोग उसको तोड़ फोड़ देते हैं। सोलर पंप की योजना है, जल जल की योजना है, जल देने की योजना है, अब उसका लोग ये उसको अपना समझते नहीं है। तो उसको अपना समझना पड़ेगा। जो भी योजनाएं हैं, गांव के जो जागरूक लोग हैं वो अपनी अपनी पकड़ बनाए गांव में। अब क्या होता है गांव में कि गांव में जो पॉलिटिक्स चलता है, लोग कुछ दबंग टाइप के लोग गांव पर कब्जा जमाए रहते हैं, मुखिया सरपंच आदि पदों पर जमे हुए रहते हैं और सारी सरकारी योजनाओं को खुद गबन करते रहते हैं। तो गांव के जागरूक लोग उठें, आगे बढ़ें, आप में अपार समर्थ शक्ति है। एक गलत आदमी गांव को निचोड़ सकता है, गबन कर सकता है, तो हमारे अंदर भी समर्थ है कि हम उसको दबाएं, उसको हम आगे अपनी अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ते हुए, गांव की समृद्धि को आगे लेते हुए हम आगे बढ़ें। तो इस तरह से करके हम गांव की समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। अभी मैं बता दूं थोड़ा सा रिपोर्ट हम आपके सदन के सामने रख देता हूं कि एपीओ बनाने के बाद हम जैसे लेमन ग्रास की खेती अभी हमारा चल रहा है, केले की खेती चल रहा है। 2 एकड़ में पिछले साल संतरा लगाया था, इस वर्ष 10 एकड़ में संतरा और आम का बागवानी लगा रहा हूँ। उसी में 1000 करीब पौधा बांस की लगाने की भी तैयारी चल रहा है, महोगनी का पौधा उसमें लगाने की तैयारी है। तो इस तरह का बागवानी भी, वृक्षारोपण भी हमारे पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और बागवानी ऐसा चीज है कि इसमें पानी कम लगता है। किसानों को मैं निवेदन करूंगा कि बागवानी को अपने खेती में जरूर शामिल करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा जमीन है तो उसमें 25% हिस्से में बागवानी जरूर लगाएं। जिनके पास समय कम रहा, जिन किसान के पास समय कम रहता तो बागवानी लगा दें, बहुत उनको फिर काफी समय मिलेगा। लगाने के लिए 1-2 साल उनको थोड़ा सा मेहनत करना है, फिर उनको समय नहीं देना है, फिर आराम से थोड़े सा समय 1-1 घंटा समय देके आराम से खेती बागवानी की खेती कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज बागवानी में है कि पानी कम लगता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, मार्केटिंग का समस्या नहीं होता है। बागवानी कोई भी बागवानी फसल नहीं है, आम, अमरूद, नींबू, कटहल, बेल आदि आदि फसलें कम पानी में हो जाता है और प्रोडक्शन ज्यादा देता है। तो बागवानी की फसल जरूर लगाएं, और इससे गांव का वातावरण भी शुद्ध होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, वृक्ष कम होते जा रहे हैं, मेरा पूरा धरा हरा भरा होगा। तो बागवानी योजना को शामिल करें सभी से। तो हम बता रहे थे कि ब्लैक राइस की खेती इस वर्ष मैंने पिछले साल किया था, और हमने संकल्प लिया था कि हम इसका धान नहीं बेचेंगे, इसका पैडी हम नहीं बेचेंगे, इसका हम प्रोसेसिंग करके हम बेचेंगे। और उसी संकल्प के साथ इस वर्ष हम चावल बेच रहे हैं। मेरा चावल बिक रहा है 200 रुपये, 150-200 रुपये किलो के रेट से अभी जा रहा है। अपने शहर में भी बड़े बड़े लोग के यहाँ चावल मेरा जा रहा है, वहां से डिमांड हो रहा है। अपने जो मेरा झारखंड का हेडक्वार्टर रांची है, वहां पर 20-20 किलो करके 40 किलो वहां भेज चुके हैं। अपने देश का राजधानी दिल्ली में 50 किलो चावल बेच दिए, 200 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिए। मेरा चावल ब्लैक राइस बॉम्बे भी चला गया है। इस तरह से अभी अब कहीं प्रचार उचार हमने किए हैं, लेकिन अपने
दोस्तों के माध्यम से, अपने रिलेटिव के माध्यम से हम अपने चावल को चारों तरफ भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी सबको देखते हुए जो मेरा कंपनी है सिनर्जी टेक्नोफिन करके, जिसके माध्यम से मेरा एपीओ का निर्माण हुआ है, वो काफी प्रभावित हुए। और उन्होंने बोला कि भाई कौन कैसे बना रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो हम बोले कि सर अपना अपना घर का ये अपना ब्लैक राइस है, तो अपना बना के पैकेटिंग करके बेच रहे हैं। तो काफी प्रभावित हुए, बोले कि नहीं आप व्यक्तिगत रूप से नहीं बेचना है, आप कंपनी के माध्यम से बेचना है। और उन्होंने बोला कि कम से कम इस वर्ष का हमको टारगेट दो कि 200-400 क्विंटल ब्लैक राइस हमको होना चाहिए, क्योंकि हम इसको प्रचार करेंगे, पूरे देश भर में प्रचार करेंगे और एपीओ के माध्यम से पूरे देश भर में बिक्री होगा। तो पूरे देश भर में जाने के लिए कम से कम आपके पास 200-400 क्विंटल का स्टॉक होना चाहिए। तो इस वर्ष का मेरा तो जो तैयारी है, करीब 50 किसानों का हम एपीओ को जो मेंबर बना रहे हैं उसमें 50 किसान को शामिल कर रहे हैं और सभी को टारगेट दिया कि 1-1 एकड़ सभी लोग करेंगे। इस तरह से 50 एकड़ में हम खेती ब्लैक राइस इस वर्ष करने जा रहे हैं और 50 एकड़ का मेरे पास 400-500 क्विंटल मेरा ब्लैक राइस रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक ब्लैक राइस पूरे देश भर में आगे की योजना है कि हम सप्लाई देंगे, सभी को ऑर्गेनिक चावल उपजाएंगे और इसके माध्यम से किसानों को समृद्धि बढ़ाएंगे, इनकम डबल करेंगे। मोदी की जो योजना है किसानों को समृद्ध बनाने का, डबल करने का, हम बोलते हैं दोगुना करेंगे, चौगुना करेंगे, उनकी योजना को हम लागू करेंगे। मेरा एक संकल्प है, मोदी जी की योजना को हम लागू करेंगे, देश भर में लागू करेंगे। आज सामने आपके सामने मैं घोषणा करता हूँ, इनकी योजना को धरातल पर उतारेंगे, किसानों का आमदनी को बढ़ाएंगे, अपने प्रखंड स्तर से शुरुआत करके जिला स्तर से, राज्य स्तर से और पूरे देश में इनका किसानों का आमदनी बढ़ाने का काम में हम लोग सभी लोग योगदान करेंगे। और जैविक खेती, दूसरी बात है जैविक खेती, स्वामी जी की योजना जैविक खेती ऑर्गेनिक कि शुद्ध हम लोग खाएं। बहुत सारी बीमारियां अभी आ रही है, हम सभी लोग जानते हैं कि आज से कुछ वर्षों पहले कोई बीमारी नहीं होता, किसी किसी को सुनते थे कि शुगर का बीमारी होता था या बीपी का बीमारी, वो 50-60-70 बरस के किसी किसी बुजुर्ग आदमी को सुनते थे। लेकिन आज के समय में ये 10-15 बरस के बच्चों को भी शुगर, बीपी, आंख का चश्मा, लीवर, किडनी आदि खराब हो जा रहा है। क्यों खराब हो रहा है? अब इसमें सारे डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का मत यही है कि जो केमिकल हम लोग ले रहे हैं खाने में, सबसे बड़ा रीजन यही है। तो सबसे बड़ा केमिकल हम ले रहे हैं भोजन के माध्यम से ले रहे हैं, जो यूरिया डीपी डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इसके माध्यम से अपने शरीर में केमिकल जा रहा है, स्वीट पॉइजन के रूप में धीरे धीरे अपने शरीर को प्रभावित कर रहा है। तो केमिकल से भी बचना है हमें। जैविक खेती के माध्यम से केमिकल से हम बचेंगे, सबों को हम खुद शुद्ध भी अपने भी खाएंगे और पूरे देशवासियों को शुद्ध अन्न खिलाएंगे। तो एक निवेदन सभी किसान भाइयों से, यहाँ पर सभी लोग जागरूक किसान हैं, सभी प्रोग्रेसिव किसान हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो सभी लोग अपने अपने जिला का नेतृत्व करें, अपने जिले का, प्रखंड का, जिला का दायित्व लें कि हम अपने जिले में, अपने प्रखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देंगे और अपने प्रखंड को, जिला को जैविक जिला घोषित करेंगे। ऐसा सभी लोग संकल्प लें। इस तरह का अगर संकल्प लेते हैं तो पूरा देश कुछ ही वर्षों में पूरा जैविक, पूरा भारतवर्ष का निर्माण होगा और जैविक सब लोग शुद्ध खाएंगे तो फिर हम लोग स्वस्थ जीवन जिएंगे। बिना स्वस्थ जीवन जिए हुए न हम अपने जीवन का आनंद भी नहीं ले सकते हैं और अपने देश को समृद्ध भी न बना सकते हैं। हम एक बीमार व्यक्ति कैसे अपने परिवार का संचालन करेगा? देश की तो बात ही दूर है, अपने परिवार का अपने संचालन नहीं कर रहा, खुद बीमार पड़ के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, पूरे परिवार को भी परेशानी होता है। तो हम सभी लोग योग करेंगे और जैविक भोजन लेंगे, ये संकल्प हम लोग सभी लोग लगे, योग करें और जैविक भोजन ही ग्रहण करें। अगर आपके यहाँ छोटा सा जमीन का टुकड़ा है तो अपने साग सब्जी ऊपर छत पर जैविक साग सब्जी का प्रयोग करें। अपने आसपास जो दरवाजे पर, बगल में, पीछे, अगल बगल जो खेत होता है खाली, उसमें जैविक सब्जी का प्रयोग करें। और जब आप धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, संकल्प लेके 1 एकड़ हम जैविक खेती ही करेंगे। कोई ज्यादा प्रोडक्शन का डिफरेंस नहीं होता है। और भी ऑर्गेनिक में बहुत सारा खाद आ गया है, कंपनियां का भी आ रहा है, खाद आ रहा है। और अपने यहाँ जीवामृत, घनजीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, गो कृपामृत का प्रयोग करके हम प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, शुद्ध उपजा सकते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। आपने मुझे मौका दिया, रंजना दीदी को पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको तहे दिल से शुक्रिया देते हैं। आज पुनः आप हमको मौका दिए, तो नमस्कार, सबको प्रणाम, नमस्ते। इसके बारे में कुछ किसी का प्रश्न हो? थोड़ा ज्यादा जानकारी है नहीं दीदी, थोड़ा बहुत जानकारी है तो जरूर देने की कोशिश करेंगे।
बहुत सारी जानकारी है ओंकारनाथ भैया जी आपके पास, बहुत सारी। जी जी। जी, बहुत सुंदर। और सदन में हमारे भाई बहन ओंकारनाथ जी से कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है, हैंड राइज कर सकते हैं। कृष्णा भैया जी हमारे रांची के जिला प्रभारी हैं, हमारे बहुत ही ये वरिष्ठ बहुत ही वरिष्ठ किसान हैं किसान और हैं और समाज सेवा में समाज लगे हुए सेवा में हैं। लगे हुए हैं और इनका और काम इनका बहुत काम ही अच्छा बहुत चल रहा है अच्छा चल और रहा है और इन्होंने इन्होंने पतंजलि के माध्यम पतंजलि से के किसानों माध्यम को से प्रशिक्षण किसानों देने को का प्रशिक्षण ट्रेनर देने के का रूप में भी ट्रेनर इनका के रूप में भी इनका दायित्व अपना मिला है दायित्व मिला है और किसानों को और किसानों प्रशिक्षित को कर रहे हैं। प्रशिक्षित कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर का बहुत कार्य सुंदर रांची का जिला में चल रहा है और जल्द ही रांची जिला जैविक जिला बनेगा, हमारा पूरा विश्वास है। तो इन्होंने काले धान का डिमांड किया था, हम फेसबुक पर हम डाले था काला धान का, तो डिमांड किया था, लेकिन अभी हमको अब वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था बन नहीं पा रहा है। जैसी व्यवस्था बनेगा तो हम जल्द हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे, अगर कोई रांची जाता है तो। जी भैया। जी ओम। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। हमारा मुख्य अतिथि से निवेदन है, आपके जिले में कितने किसान हैं जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं अभी वर्तमान में? अभी मेरे पास कोई डाटा नहीं है ऑर्गेनिक का, लेकिन हम अभी जो तैयारी कर रहे हैं इस वर्ष का, अभी 50 किसान का अभी हम टारगेट बनाए कि 50 किसान को अपने साथ एपीओ जोड़ेंगे। अभी हमारा एपीओ में 1 महीना 2 महीना रजिस्ट्रेशन किया हो गया, करीब 200 किसान एपीओ मेरा जुड़ गया है। और 200 किसानों में हम 50 किसान का टारगेट रखे रखे हैं कि 50 किसान मेरा ऑर्गेनिक खेती करेगा। जो ब्लैक राइस उपजा रहे हैं, ब्लैक राइस को ऐसे भी ऑर्गेनिक ही करना है, क्योंकि और बिना ऑर्गेनिक का इसका बाहर मार्केट में इसका दाम मूल्य नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हम एक लक्ष्य बनाए हैं कि 50 किसान करीब 50 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करेगा और सबों को ऑर्गेनिक खेती करना है। इसके लिए उनको हम अपने व्यक्तिगत रूप से भी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था बना रहे हैं। जैसे ही सरकार के माध्यम से, पतंजलि के माध्यम से ट्रेनिंग देने की व्यवस्था बनेगा तो इसको हम पूरे बृहद रूप से पूरे प्रखंड में, गांव गांव में हम इसको लागू करेंगे और धीरे धीरे विस्तार देके पूरे जिला में और राज्य में बढ़ेंगे। तो अभी मेरे पास मत कहिए कि कितनी संख्या नहीं बता सकते हैं। हम अगले साल आपको रिपोर्ट दे सकते हैं कि मेरे साथ कितने किसान जुड़े, ब्लैक राइस की खेती किया या अन्य खेती किया, ऑर्गेनिक किया। तो हम तैयारी कर रहे हैं, इसमें किसानों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभी नया नया भी ये ऑर्गेनिक का कंसेप्ट आया है। पहले तो ऑर्गेनिक ही था, लेकिन बीच में केमिकल आ गया, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा थोड़ा सा परिवर्तन लाने में। जी भैया। जी जी ओम। आदरणीय ओमकारनाथ जी, आपके पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके जज्बे को प्रणाम करता हूँ। आपकी जो विचारधारा है, जो किसान का उद्देश्य और सरकार का उद्देश्य है, आपने दोनों को समाहित कर दिया। आपने एफपीओ का निर्माण किया, कैसे निर्माण होता है आपने वो बताया, क्या हो सकता है आपने वो बताया। भारत सरकार का उद्देश्य देखिए, भगवान दास जी कुशवाहा जी दिखा रहे हैं, हमारे किसान भाई सब एक साथ सुन रहे हैं। इस प्रकार से हमारे जो भाई किसान भाई खेत पर सुनते हैं, घर में सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये अशोक जी दिखा रहे थे, अशोक। तो अब मैं अन्य लोग, विभिन्न लोग एक एक मोबाइल से जुड़ करके हमारे किसान भाई सुन रहे हैं। आपको निश्चित है दिशा मिली है हमें, और हमारे किसान भाइयों के कई सवाल भी होंगे। मैं भी जानना चाहता हूं कि जैसे आपने एफपीओ बनाया, आपको प्रेरणा मिली, और अब आपने ये कहा है कि जो छोटे छोटे यूनिट है, जैसे बिस्किट बनाना है, ये बहुत छोटे छोटे प्रोसेस हैं, एक किसान को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही अनाज से जो प्रोसेस बिस्किट बनते हैं, तो हमारा जो मेन फायदा है वो व्यापारी ले जाते हैं और किसान को कोई दाम नहीं मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हमारे डॉक्टर किशोर दुबे जी, भुवनेश्वर राय जी और अन्य लोग जो हैंडरिच किया है, मैं सबसे पहले भुवनेश्वर राय जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी बात आदरणीय ओंकारनाथ जी से रखें। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। मैं सबसे पहले आज इस मंच में आए सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि ने अपनी बहुत से कामों को नहीं गिनाया है, और उसका एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बता दूं कि देखिए, ये जैसा कि पतंजलि से पहले से जुड़े होंगे, मुझे नहीं आइडिया था
लेकिन इसी योगाहार क्लास में जुड़ने के बाद, चूंकि ये झारखंड के रहने वाले हैं, तो हमसे संबंध हुआ और बातचीत होना शुरू हुआ। और आज की डेट में जैसा कि बने सिंह जी ने बोला कि कितने किसान आपके पास ऑर्गेनिक के हैं, तो ये प्रयास कर रहे हैं, खुद तो ऑर्गेनिक हो गए हैं और प्रयास करते जा रहे हैं। और अभी तक इन्होंने DYMT का जो सर्टिफिकेशन का ग्रुप है, अपने एफपीओ के ग्रुप से 10 किसानों का छांट करके जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, उसमें से 2 ग्रुप बना करके इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। और उसका फीस भी करीब 75% किसानों का जमा हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मेरा भी प्रयास इसीलिए था कि चूंकि मार्केटिंग भी करना शुरू कर दिए हैं, तो ये ऑर्गेनिक का लेवल लगा करके मार्केटिंग करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे। और इनके अंदर इतनी जज्बा है कि कल हमारी बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि जो आपका नया ट्रेनिंग होने जा रहा है, उसमें अगर हमारे किसान शामिल हो जाए तो भी हम करा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी थोड़ा सा, क्योंकि आप PUT का ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, इसलिए अब इंतजार करिए, आने वाले समय में मैं आपको इसमें शामिल करूंगा और आपके सभी जितने भी FPO के किसान हैं सभी प्रशिक्षित हो जाएंगे। कहने का मतलब ये बिल्कुल रिजल्ट देते हैं। जैसा कि इन्होंने अभी कृष्ण कुमार महतो जी का बताया, मैं बता दूं कि आज के डेट में जो हम लोग को कार्यक्रम मिला हुआ है, 2 ग्रुप अकेले कृष्ण कुमार महतो जी ने बना करके और सबमिट कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि ये लोग धरातल पर किस तरह से अपने छोटे छोटे किसानों के साथ लग करके काम कर रहे हैं, ये एक देखने का मिसाल है। केवल ये लोग बात नहीं करते, इसको धरातल को उतारते हैं। बस मैं इतना ही इन लोगों के बारे में बात करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। ओंकार थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, राय सर का जो सहयोग मिल रहा, हम वर्णन नहीं दे पाए। राय सर का लगातार संपर्क में राय सर हैं, हम उसके संपर्क में हैं और बुरा उनका सहयोग मिल रहा, भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमेशा एकदम बात होता, लंबे समय तक बातचीत उनसे होते रहता है और सारा सहयोग मिल रहा है और उनसे बहुत काफी हमारे हौसला मिल रहा है, उनसे बहुत हौसला मेरा प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो हम उनको पुनः धन्यवाद देंगे इस मंच के माध्यम से, राय सर को, कि बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं पतंजलि के माध्यम से। और एक हम उनको लगता है कि बहुत बड़ा हम उनके सहयोग से जैविक खेती में परिवर्तन ला सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब मैं आपका संवाद हुआ आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, ओंकार नाथ जी और हमारे आदरणीय कृष्ण कुमार जी। 2 शब्द कृष्ण कुमार जी से भी चाहेंगे। ये जो है बहुत प्रसाद का कार्य कर रहे हैं झारखंड में, क्योंकि झारखंड से ही हमारे ओंकार नाथ जी हैं और आदरणीय कृष्ण कुमार जी हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार जी तो मैं तो जब इनका योग को देखता हूँ तो मैं तो लगता है कि अभी 18-20 साल की ही उम्र है आपकी, युवा हैं आप। 2 शब्द आपके और इसके बाद मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करूंगा। सदन को मेरा नमन बंदन है। आज का जो क्लास, आज की जो कक्षा हुई बहुत ही उत्तम, बहन ने बताई एकदम सूक्ष्म रूप से। हाँ, और जो स्वामी जी जो कहते आवाज कम आ रहा है यार, आवाज कम आ रहा है। आवाज, अच्छा, तो स्वामी जी आप म्यूट कर लें आदरणीय ओंकार नाथ जी, तो आवाज आ जाएगी। हाँ, तो स्वामी जी जो भी जैसे बताते हैं उसको बहन तो अच्छे ढंग से अपने कर रहे तो विवाद भी हुआ कि ऐसे होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। भस्त्री का बहुत ही उत्तम सलाह दी उसने इस मामले में कि साधारण, मध्यम और तीव्र जो गति होती है और वैसे लोग करेंगे बहुत ही अच्छा जो स्वामी जी बताते हैं उनके बातों को सामने रखी। शायद सुन रहे हैं आप लोग ना? अच्छा, तो ये बात है कि अब योग आहार की बात हो गया, तो हमारे जो आदरणीय लोग हैं जो इसका जो ऑर्गेनाइज किए हैं, सबसे मूल में तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, आहार ये है सबसे प्रथम में। अब आहार में हम लोग आए हुए हैं, जब तक योग स्तंभ जो स्तंभ आहार मेरा टूट जाएगा, फर्स्ट स्तंभ है,
अब उस पर यदि हमारा स्तंभ कमजोर रहेगा तो त्रिस्तंभा जो होता है जोग का वो मजबूत नहीं कहलाएगा। इसलिए जो हमारे ये लोग जो संरचना किए हैं इसका, इस योगाहर कार्यक्रम का, जो कि 2 मई को 2 साल हो गया, पर हम लोग लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। तो इस तरह से जो है आदरणीय हमारे ओंकार नाथ जी हमको रांची भेजेंगे, हम उनको एडवांस कर चुके हैं, धान भी भेजेंगे और चावल भी भेजेंगे। अभी इनका सेंटर रांची राजधानी में है। और बात है कि अब FPO बन गया है, बहुत खुशी हुई। हम तो सुने थे कि नाबार्ड समर्थन रांची को नहीं किया है। हमारे आदरणीय वैज्ञानिक साइंटिस्ट कोऑर्डिनेटर भुवनेश्वर राय जी ने भी से हम लोग चर्चा करते रहते हैं, तो हमको पता था कि झारखंड में भी या तो रांची में ये नाबार्ड संचालन नहीं कर रहा है, FPO को मान्यता नहीं दिया है। कुछ ही राज्य हैं जिनको FPO में मान्यता है। इस तरह से मैंने आज जो बात सुने हम ओंकार नाथ जी से बहुत गदगद हो गए कि आप किधर से आप मान्यता प्राप्त करके नाबार्ड से ये FPO का संचालन कर लिए हैं, रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। बहुत खुशी हुई। और आपसे हम व्यक्तिगत मिलते जुलते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि लोगों को आपका सलाह और आपका विचार, जो आप आगे बढ़े हुए हैं झारखंड में, तो हमको लग रहा है FPO का निर्माण श्री ओंकार नाथ जी ही से शुरुआत किया जा रहा है, जहाँ तक हमें जानकारी है। और आगे हम इनसे भी मिलेंगे। और आदरणीय भुवनेश्वर राय जी से तो हम लोग रोज ऑनलाइन मिलते जुलते रहते हैं। और मैंने दो ग्रुप प्रयास किया है बनाने का। एक पुरुष तो शायद सर रजिस्ट्रेशन करने के लिए भेज दिए हैं मैंने दिशा भवन में, और बाकी जो और हमारे साथी हैं राजेंद्र जी, वो भी मिल करके ये कर रहे हैं। और हम तो बहुत ही खुशी हुई कि FPO हमारे ओंकार जी खुले हुए हैं, और हमको उसके माध्यम से हमको बहुत ही सहारा और आशा भरोसा मिलेगा FPO खोलने के लिए। और लोग वास्तव में जो है समाज में अभी जो स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब क्या कहें, छोटे छोटे जो वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग आ जाते हैं ना सब में, और ये जो पहले से जो हमारे कुटीर उद्योग का बनाया हुआ था, ग्रामीण उद्योग बनाया हुआ था, सबको तहस नहस अभी भी कर रहा है लोग। अंग्रेज लोग या विदेशी लोग ही नहीं कर, हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट लोग हैं, अब जो जिसको हम लोग अभी खेती करते हैं, झांक लगाते हैं, झांक नहीं समझते होंगे आप लोग, जो लतर वाला जो चीज होता है, उसके लिए डंटा लोग जंगल से लाती थी। एक डंटा का दाम 1-1 रुपया लेती थी, और आती थी 100-200 रुपया लेके चल जाती थी। अब उसके अगेंस्ट में जो है लतर देने के लिए अब रस्सी आ गया, अब सूता आ गया, अब प्लास्टिक का आ गया। अब वो गरीब लोग क्या करेंगे? अब झांक कहाँ से बेचेंगे और खाएंगे, क्या करेंगे? बहुत स्थिति बहुत खराब है। वैज्ञानिक लोग पीछे पड़े हुए हैं। कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग साधारण चीज के खा रहे हैं। अब ढेंकी खत्म कर दिया लोग। ढेंकी में कितने लोग रोजगार करते थे, इतने लोग करते थे। अब लोग, वैज्ञानिक लोग तो इतना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग ये भी तो बोलना चाहिए भाई, ये जो हॉलर वाला चावल है और राइस पॉलिश हटा करके जो चावल है, उसमें जो दुर्गति है, उसमें जो बीमारी है, उसके जो दुष्परिणाम है, उसको भी तो भाई उजागर किया कीजिए वैज्ञानिक लोग। और ढेंकी का खत्म, लुप्त कर दिए, एकदम महिला बेकार हो गई। घर में चावल बनाना, धान ओसाना, सिखाना, तमाम लोग एकदम पंगु बन गई हैं महिलाएं। तो इस तरह से बाकी अभी तो वैज्ञानिक जो प्रोसेसिंग वाला मामला है, तो वो तो वैज्ञानिक ढंग से अचार हो गया, पापड़ हो गया, और बहुत सारे जो सॉस वगैरह हो गए, वो तो साइंस के माध्यम से कुछ तो ट्रेनिंग तो लेना ही पड़ेगा। काहे कि द्रुत गति से जो वैज्ञानिक लोग और तेज गति से बढ़ रही है, तो उसी के समर्थन में हम लोग नया नया चीज है, आगे टेक्नोलॉजी अच्छा लेकर के ही चलना पड़ेगा। पुराने से हट के थोड़ा तो चलना ही पड़ेगा। तो बात है कि बहुत ही खुशी हुई
आज मुख्य अतिथि हमारे ओंकार नाथ जी हैं, ये बताए। और मैं चाहूंगा, 10 साल तो रिटायर्ड हुआ हो गया है, लेकिन अब जो है इसमें मैं पुनर्जीवन लाने का प्रयास करूंगा किसानों में। और खैर बड़े किसान तो नहीं है, लेकिन छोटे किसान को ही शामिल करके मैं प्रयास करूंगा। जो मार्जिनल फार्मर वगैरह हैं, स्मॉल फार्मर हैं, कुछ लोग सहयोग करेंगे। मैं ऐसा प्रयास, ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। बस विशेष तो और कुछ नहीं कहूंगा। मैं ओंकार नाथ जी से बहुत सहयोग किया है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आपने मार्गदर्शन दिया, अपना सुझाव दिया, अपनी बात बताई। और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को मैं आमंत्रित करूंगा, वो अपना संवाद करें। धन्यवाद मुनिलाल जी। सबसे पहले तो हमारे मुख्य अतिथि जी ओंकार जी है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन इसलिए कि राय साहब जैसे साथी तो उनके पास में है ही निश्चित रूप से, और वो योगाहार मंच के नियमित रूप से सदस्य भी है। तो कोई भी विचार सबसे पहले मन में आता है, बाद में कागज में आता है, और फिर वो जमीन पे आता है। तो ओंकार जी ने उसको जमीन पे लाया कि भाई क्या करना है, कुछ करना है। तो इस तरह से उन्होंने एफपीओ के माध्यम से अपने सहयोगियों के साथ में काम करने का जो बीड़ा उठाया है और पन लिया है, तो इसके लिए उनका पुनश्च अभिनंदन। ओंकार नाथ जी, इसी के साथ में मेरा जो अनुभव है, वो अनुभव को मैं साझा करता हूँ। क्योंकि क्या है, नया काम जब कोई आदमी करता है तो कुछ सावधानियों के साथ चलना पड़ता है, इसलिए सिर्फ मैं बात करता हूँ। काले चावल की जो बात है आपकी, तो यहाँ पे नागपुर में बहुत बड़ा एग्जीबिशन चलता है। नितिन गडकरी जी हर साल चलाते हैं और उसको मैं देखता हूँ, मतलब उसमें सहभागी होने की, ऑब्जर्वेशन करने की दृष्टि रखता हूँ। एक किसान को हमने 2 साल के पहले देखा, उसने बताया मुझे कि 400 रुपया किलो के हिसाब से उसने बेचा। दूसरे साल में सौभाग्यवश उस स्टॉल पे मैं गया था। अब मैं तो, ऐसा है हमारा दिमाग ही वैज्ञानिक दिमाग है और ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। तो उस स्टॉल पे हम गए थे, तो वहां पे किसान तो नहीं था। तो हमने बोला भाई काले चावल की क्या परिस्थिति है। तो स्टॉल वाले ने बताया कि सर काले चावल की परिस्थिति बहुत खराब है। तो बोला कि क्या हो गया। तो बोले पहले साल तो हम 400 रुपए केजी के हिसाब से बेच दिया, और फिर दूसरे वर्ष में उसका उत्पादन जब बढ़ाया, तो उत्पादन बढ़ाने के बाद में उसको हम बेचने में असफल रहे। क्योंकि कम मात्रा में चीजें बेचना बहुत आसान है, बहुत बल्क में जब वो हो जाती है तब वह बेचने के लिए मुश्किल आती है। ये सिर्फ काले चावल की बात मैं नहीं करता। तो मैंने बोला उसमें समस्या क्या है, तो वह काले चावल पकाने में कोई प्रॉब्लम आता है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। हालांकि अब उसके डिटेल्स मुझे पता नहीं है, लेकिन वो एक समस्या। दूसरा कि ऐसा ही उदाहरण हमने जो देखा है कि महाराष्ट्र में नागपुर वर्धा ये जो बेल्ट है यहाँ पे, और चंद्रपुर चंद्रपुर में रेड चावल बनता है, लाल चावल। लाल चावल में बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स और सभी होते हैं। ये सब साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। हमारे वहां पे 2-3 एफपीओ के मित्र है और अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करने वाले 4-5 साल से जुड़े हुए, पतंजलि से जुड़े हुए किसान हैं। उनको मैंने व्यक्तिगत इस बार मंगाया कि भाई मुझे कम से कम 5 या 10 किलो दे दो। उन्होंने बोला सर लाल चावल तो खत्म हो गया, इतने संख्या में तो हम पैदा ही नहीं करते। तो मैंने बोला कोई ना कोई तो करता हूँ। नहीं बोले। तो मैंने बोला क्या वजह है, इतना अच्छा चावल है, हम खाना चाहते हैं, घर के लिए चाहिए। सर बोले बड़े मुश्किल से 1-2 किलो मिलेगा। तो बोला दिक्कत क्या हो गई। तो बोले लाल चावल जो है वो लाल चावल लेने वाले कोई नहीं है, तो इसलिए उसका प्रोडक्शन ही करीबन लगभग बंद हो गया। अब तो लोग जो है वो सिर्फ अपने घर के लिए ही निर्माण करते हैं और बेचते ही नहीं है। तीसरा उदाहरण, हमारे वर्धा बेल्ट में जो बड़ी दाल होती है, मतलब व्हाइट तुअर जिसको बोलते हैं अपन, तो ये पिजन पी। तो इसमें बड़ी दाल जो होती है बहुत बड़े पैमाने में उसका उत्पादन आया, और बड़े गेहूं का, ये दोनों हमने 4-5 साल के पहले देखा कि उसका पहले साल तो बीज बिक गया। दूसरे साल में जब मोटी दाल आई तो उन्होंने दाल बनाई दाल मिल में, लेकिन दिक्कत उनको ये आई
कि भाई बड़ी दाल जो है वो बड़ी दाल लेने वाले ग्राहक कम हुए, उनको तो एवरेज दाल चाहिए, बारीक चाहिए, छोटे तुअर की दाल चाहिए। ये जो ग्राहकों की मानसिकता है, यह ग्राहकों की मानसिकता देख के अपने को चलना होगा। मेरा सुझाव सिर्फ इतना है कि आप बहुत बड़ा काले चावल का प्रोडक्शन न बढ़ाए। मेरी व्यक्तिगत राय गलत हो सकती है, आपका अनुभव जो है उसको इतना ही बनाए कि जहाँ पे अलग अलग शहरों में आप पॉकेट्स में बेच सके, और जैसी सीड कंपनियां करती है, एग्रीकल्चर कंपनियां करती है कि नेक्स्ट ईयर के लिए वो कितनी डिमांड आती है, वो डिमांड उसके आधार पे आप जान ले, और जानने के बाद में फिर उसके आधार पे आप अगला प्रोडक्शन लेवे। बस यही मेरा छोटा सा सुझाव था। धन्यवाद जी ओंकारनाथ जी। जी बहुत बहुत नमस्कार दुबे सर को, और दुबे सर को हृदय गहराई से बहुत आदरणीय है, और बहुत बड़ा उनका अनुभव हम लोग को सब मिलते रहता है, हमेशा जानकारी मिलते रहता है, और हमको कैसे संभल के चलना है वो सारा जानकारी हम लोग को देते रहते हैं। तो बात बोला है, और जो खेती की बात बोले तो हम सबने सब किसानों से बोल दिए हैं कि आपको एक एक एकड़ में खेती करना है, अपने खाने के हिसाब से करना है, अपने खाने के लिए करना है। आप घर में खाइए, ऑर्गेनिक खाइए। सभी किसान ने बोले पहला चीज तो शर्त है कि आप तो अब और जो बीमारी बढ़ रहा है तो ऑर्गेनिक खाना है। इसलिए सभी को बोला है कि भाई एक एक एकड़ में सभी लोग आइए, एक एकड़ आधे एकड़ में आप लगाइए, अपने खाने के लिए लगाइए, और आपका बच जाता है। अगर वायदे में मेरे पास डिमांड आ जाता है, हम प्रयास में लगे हुए हैं, चूंकि एपीओ का मकसद भी यही है कि किसानों को हेल्प करना है, उनके मार्केटिंग में हेल्प करना है, प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग में हेल्प करना है। तो पहला सर तुम लोग के सामने हम लगा दिया कि आप अपने खाने के लिए पहले ऑर्गेनिक करिए, और उसके बाद अगर आपके पास बच जाता है, मेरे पास डिमांड ऊपर से आ जाता है, हम प्रयास में लगे हुए हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लोकल में भी अपना अपने बना रहे हैं। और जब सर्टिफिकेट आ जाएगा राय सर के माध्यम से, जब हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस का जब सर्टिफिकेट हो जाएगा, तो उसको हम फिर बाहर में कहीं भी भेज सकते हैं, हम विदेश में भेज सकते हैं। एक वर्ग ऐसा है दुबे सर से मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो बड़े बड़े जो बड़े करोड़पति अरबपति लोग हैं, तो उनको साधारण चावल नहीं चाहिए, उनको हाईली क्वालिटी वाला चावल चाहिए। और खास करके हम ये बताना चाहते हैं कि अनाज के मामले में हम भारत देश मेरा आत्मनिर्भर है, ये सबको जानते हैं, सबको पता है, लेकिन काफी हमारे पास गोदामों अनाज पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है, वो ऑर्गेनिक। और विदेश से जो अभी डिमांड हो रहा है, ये तो सर दुबे सर आपको ज्यादा विशेष जानकारी होगा, और आपसे निवेदन भी करेंगे कि पूरे एक लिस्ट आप थोड़ा सा तैयार करें, हम लोग को सहयोग करें कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कौन सा चीज की डिमांड है, किस चीज का हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक उस लेवल का तैयारी हमारा होना चाहिए, ताकि आगे चल के हम किसानों को उस दिशा में मोटिवेट कर सके। मेरे पास अनाज तो है लेकिन क्वालिटी वाला नहीं है, और बाहर में विदेश में अच्छे क्वालिटी वाला चाहिए, वो अति वाला केमिकल वाला नहीं चाहिए। जो हाई क्वालिटी के चावल है, गेहूं है, दाल है, आदि आदि चाहिए। और उसको प्रोसेसिंग करके अगर हम देते हैं ऑर्गेनिक रूप में, तो फिर हमको विदेश से भी हमारा डिमांड हो सकता है, बाहर में भी जा सकता है। तो हम तो निवेदन करेंगे कि सर आप लोग इस मार्गदर्शन करें, एक लिस्ट तैयार करें कि हम कैसे एक्सपोर्टर बने, हम सिर्फ आयातक नहीं बने। देश स्तर पर भी अपने केंद्र सरकार के माध्यम से भी प्रयास हो रहा है कि हम कैसे एक्सपोर्ट करें अपने अपने, और व्यापार संतुलन कैसे बनाए देश में। तो हम पहले ऑलरेडी हम किसानों को बोल चुके हैं कि बस खाने के हिसाब से करना है, हम प्रयास करेंगे। और हम ज़्यादा एक्साइटेड होकर या फिर नए किसानों को बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो बीज का जो मार्जिन है, जो केंद्र सरकार का जो कहना है कि जो बीज का जो मार्जिन है वो किसान को मिलना चाहिए, तो उसको गैप को तोड़ना, उस गैप को तोड़ना है। और किसान मार्केटिंग करे, इसमें एफपीओ हेल्प करेगा। एफपीओ को हेल्प करने के लिए सरकार ऊपर से मजबूत है, उस जो योजना सरकार की योजना को धरातल पर हम उतारें, यही मेरा प्रयास है। और हम फाइनल प्रोडक्ट गांव में ही, मेरा मकसद है गांव में ही प्रोसेसिंग यूनिट हर गांव में लगे। अगर गांव में प्रोसेसिंग यूनिट लगता है तो रोजगार एक बढ़ेगा। एक राइस मिल बैठता है तो 100-200 लोगों का रोजगार मिलेगा उसमें, प्लस किसानों का जो फिर राइस जो बेचेगा, जो बाहर में चावल का दाम मिलेगा, धान नहीं बेचना उसको, चावल का दाम मूल्य उसको मिलेगा, तो उसका आमदनी निश्चित रूप से मेरा बढ़ेगा। इस तरह से प्रोसेसिंग करके हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, मेरा अभी मान लेगा अगर अगला पार्टी 200 रुपए किलो बेच ले रहा है, अमेजन पर देख रहे 200, 250, 300 रुपए किलो बिक रहा है, तो हम भी प्रयास करेंगे, जो क्वालिटी का वो देगा हम भी उसी क्वालिटी का हम देंगे। तो निश्चित रूप से मेरा भी कुछ ना कुछ भागीदारी हो, इतना बड़े वर्ल्ड में मार्केट है, तो मेरा भी इंडिया में मार्केट है, तो मेरा कुछ भी भागीदारी तो जरूर बन सकता है। तो खैर मैंने बेसिक कहा सर कि जो जनरल और भी आइटम है, जो हम बीच का मार्जिन जो किसान को मिलेगा 2-4 रुपये 5 रुपये मिलेगा, तो मिलना ही चाहिए। तो उतना ही से भी अगर 1-2 रुपया मार्जिन भी मिल जाता किसान को, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, किसान को आमदनी दोगुनी हो सकती है, किसान का आमदनी बढ़ सकता है। जी सर, इतना ही कहना था। जी बहुत सुंदर आदरणीय ओमकारनाथ जी, बहुत अच्छा उद्देश्य है आपका, और आप निरंतर आगे बढ़े। अब मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आपसे हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करें। आदरणीय शरद वर्मा जी, आवाज पहुंच रही है जी? स्वागत है आपका। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं ओमकार भैया, उन्होंने बहुत जोशीले तरीके से और बहुत पेचीली चीजें रखी सदन में, और इस योगाहार के कितने फायदे हैं वो उन्होंने गिनाए कि कितने फायदे उनको मिल रहे हैं, और किस तरह उन्होंने एफपीओ का निर्माण करके वहां के लोगों को फायदा दिलाने का सोचा है। और अपने व्यापार को, ये सही है कि अगर किसी चीज का प्रोसेसिंग किया जाए तो इनकम डबल हो जाती है, तो वो चीज ओमकार भैया समझ गए हैं कि कैसे अपने को इनकम डबल करनी है, किसानों की करानी है। जब तक किसान सही समय नहीं पकड़ेगा, जब तक किसान पैकिंग नहीं करेगा, तब तक उसकी इनकम डबल नहीं हो सकती। ये उद्देश्य लेके वो चल रहे हैं तो निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी, और इस सदन के सभी लोगों का आशीर्वाद है उनके साथ कि वो इस उन्नति पे पहुंचे और एक योगाहार कार्यक्रम को एक नई मंजिल तक पहुंचाएं उनके माध्यम से। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो खूब तरक्की करें। जी ओम। बहुत सुंदर आदरणीय वर्मा जी, और आपने हौसला अफजाई किया और अच्छे कार्य की सराहना होना चाहिए। आज हमारे साथ क्योंकि 8 बज गया है, दिनेश सेमवाल जी भी जुड़े हैं। दिनेश सेमवाल जी बीच बीच में हमें दर्शन कराते रहते हैं तीर्थों के। आज भी कहीं होंगे, अगर कहीं हो तो दिखाने का प्रयास करें। और आज का आभार ज्ञापित करने के लिए, जी दिनेश जी कहाँ हैं अभी आप? जी आदरणीय सादर प्रणाम। मैं अभी देवप्रयाग में, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, देवप्रयाग में, वहीं पे रघुनाथ मंदिर है। इस क्षेत्र का अकेला रघुनाथ मंदिर, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला, और मैं अभी जब आपने कहा तो तभी मैं यहाँ पे प्रांगण में प्रवेश कर रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी का ये मंदिर है, और इसकी भी भव्यता और प्राचीनता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहीं से कुछ नीचे संगम है, जहाँ से गंगा आगे बढ़ती हैं। पहले भागीरथी, और मैं थोड़ा संगम से ऊपर की तरफ हूँ, नीचे मकान हैं उनसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहीं से गंगा आगे की तरफ बढ़ती है। भागीरथी और अलकनंदा मिल करके गंगा बनती है। तो अभी मैं प्रवेश ही कर रहा हूँ आदरणीय यहाँ पे, और आज यहाँ के हम दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए समर्पित यह मंदिर, और इसके साथ साथ सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम। ओम। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और आप जो है घर बैठे हमें दर्शन करा देते हैं तीर्थों के। योगाहार कार्यक्रम में ये लगातार देश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण हो रहा है, प्रवास हो रहा है, वहाँ की स्थिति को जाना जा रहा है। विभिन्न हमारे साथीगण अपने अपने स्तर से देख रहे हैं, कोई खेत का अनुभव कर रहा है, कोई तीर्थ का अनुभव कर रहा है, कोई प्रकृति का अनुभव कर रहा है। विभिन्न जगह
हमारा ये सभी सदस्य अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं। अब मैं आदरणीय मेनपाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और और महत्वपूर्ण बात है कि हम अन्नपूर्णा के लिए कार्य कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं, हमारे किसान बंधु कार्य कर रहे हैं। रघुनाथ मंदिर जी के ठीक सामने हमारे पुजारी जी भी हैं, वो अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर में है। तो अभी हम यहाँ के भी दर्शन करेंगे और माँ अन्नपूर्णा, क्योंकि अंदर के दर्शन तो नहीं करा सकते, लेकिन बाहर से ही हम। और पंडित जी कह रहे हैं कि वो अंदर के दर्शन, माँ अन्नपूर्णा के दर्शन भी हम कर सकते हैं। जय हो, तो जय हो माँ, जय हो, जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। हम सबको जो है, सभी किसानों को समृद्ध बनाए, सुखी बनाए। और परम पूज्य पुजारी जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब देशवासियों को आपने अन्नपूर्णा माता के दर्शन कराए। कहाँ की कार्यक्रम है। जी। और पुजारी कह रहे हैं कि पुजारी जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर के किसानों को और इस युगहर कार्यक्रम में जुड़े साधकों को आपने दर्शन कराए। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम, धन्यवाद सर, प्रणाम। जी धन्यवाद दिनेश जी, आपका भी धन्यवाद। मुझे लगा कि शायद आप देखिए ठीक रहा, मैंने आपको बुला लिया। और अब हम चलते हैं आभार की ओर। तो आज का आभार आदरणीय मेनपाल जी को करना है। तो मैं सादर आमंत्रित करूंगा। आदरणीय मेनपाल जी, आपको ही करना है ना आज? आवाज पहुंच रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही। मेनपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो आज का आभार ज्ञापित करने के लिए कोई भी हमारे सदन में उपस्थित भाई अपनी इच्छा से बता सकते हैं कि आज में हम आभार ज्ञापित करेंगे। तो जो करना चाहते हैं, मंच खुला हुआ है, कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं आभार कर सकता हूं। जी आदरणीय शरद वर्मा जी, आपका स्वागत है। आज सदन में जो मुख्य अतिथि जी ने जो चीजें रखी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है सदन के लिए और किसान के लिए भी, क्योंकि किसान जब तक संगठित नहीं होगा और एफपीओ के माध्यम से संगठित होकर अपनी सामग्री को अपने उत्पाद बेचेगा, जब सफल नहीं होगा। तो आज ओंकार ने बहुत अच्छे से बताया और वो कर रहे हैं और इस दिशा में उनके कदम बढ़ रहे हैं। आज उनका बहुत बहुत आभार इस सदन को कि उन्होंने एक एक पहलू को बड़े अच्छे से रखा और सदन की महिलाओं को भी उन्होंने जगाया। इसके लिए उनको बहुत सारा आभार है। आज के कार्यक्रम में मुन्नीलाल सर उपस्थित हमेशा रहते हैं। इस डोर को संभालने वाली रंजना बहन जी, जो हमेशा प्रतिदिन चीफ गेस्ट बनाने में बहुत मदद करती हैं। कौन योगाहार करेगा, कौन योग कराएगा, इसमें सारा दिन वो बिजी रहती हैं और विधिवत इस योगाहार कार्यक्रम को एक नई दिशा देती हैं। भगवान दास कुशवाहा जी जो हमारे वैद्य हैं और वो समय समय पर हमें मौसम परिवर्तन होता है, क्या चीजें लेना है वो बताते हैं। अब मौसम परिवर्तन हो रहा है, शायद वो आने वाले दिनों में हम लोगों को बताएंगे कि क्या चीज लेनी है, क्या चीज नहीं लेनी है। बेनी प्रसाद जी, डॉक्टर किशोर दुबे का हमेशा आशीर्वाद मिलता है हमें। कृष्ण कुमार जी, मणिपाल भैया, मिथिलेश सिंह, निर्मला जोशी जी, निर्मला बहन जी, ओमकार भैया तो आज चीफ गेस्ट हैं हमारे। प्रणाली बहन जी काफी दिनों से नहीं आई हैं वो,
आज आज अरे नहीं रमेश रंजना बहन जी की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। रूप सिंह भैया हमेशा जैविक कार्य में लगे रहते हैं, वो निरंतर उत्पादन में लगे हुए हैं। ओमकार भैया, सभी का बहुत बहुत आभार है जो इस योगाहार कार्यक्रम में जितने भी सदस्य जुड़े हैं, हमारा रिकॉर्डिंग से जुड़े हुए सभी अधिकारी, पवन सर, सभी का बहुत सारा आभार। कल नए जोश के साथ नए उसके साथ मिलेंगे और नए चीफ गेस्ट से कल चर्चा होगी। इसी के साथ